नमस्कार मित्रों, हम लोग यूपी पीसीएस 2017 के सेकेंड पार्ट को देखते हैं कि इतिहास से संबंधित कैसे क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी एक तरह से आप देखो तो कथन बेस्ड ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कथन क्या है? ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण आर धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात। शब्दों पर गौर करें। व्यापार संतुलन जो था वो अनुकूल था। क्लियर? अब इसका मतलब है कि फेवरेबल ट्रेड जो है कॉमर्स था, एक तरह से आप समझो। और रीजन में धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात। अप्रतिफलित। विकल्पों पे आए आप। ए, पहला विकल्प ए है, देखें, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं है। सी, ए सही है पर आर गलत है। और डी, ए गलत है पर आर सही है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो सीधे सीधे यहीं से ये खारिज हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल था। क्या था? प्रतिकूल था। तभी तो हमारे अगर अर्थशास्त्रियों की बात करें, यानी दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, गोविंद रानाडे और जो दिनसाई वाचा जैसे लोग थे, इन लोगों ने स्पेशली अगर आप देखो रमेश चंद्र दत्त को इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखी ब्रिटिश भारत की, इन सब के अगर विवरण डेटाज का अगर आप एनालिसिस करें तो स्पष्ट हो जाता है कि व्यापार संतुलन तो प्रतिकूल था, अनुकूल था ही नहीं। यही कारण कि हमारी इकोनॉमी जो पहले सोने की चिड़िया के रूप में दर्ज की जाती थी, समृद्ध थी, वो एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गई। हम ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के उपभोक्ता मात्र रह गए और कच्चे माल के स्रोत। और दूसरा, रीजन पे जाए, धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात। ये बिल्कुल सही है भाई। हमारा धन 1757 से बाहर जाने लगा। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखा उन्होंने। एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात दादा भाई नौरोजी ने किया भारत में। इंग्लैंड डेट टू इंडिया नामक पत्र में उन्होंने सबसे पहले धन निकासी की बात की। बाद में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में उसमें डिटेल किया गया। 1896 के कांग्रेस सेशन में भी अगर आप देखो तो धन निकासी की बात सामने आती है कि कैसे धन का बहिर्गमन हो रहा है। इवन दादा भाई नौरोजी ने इसे अनिष्टों को अनिष्ट कहा, इविल्स ऑफ इविल कहा, नैतिक निकासी की भी संज्ञा दी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लगभग कमोबेश माना जाता है कि जो ब्रिटेन के निवेश का लगभग 1/4 था जो भारत से धन जाता था। ब्रिटेन में जो निवेश होता था, सोचो कितनी बड़ी मात्रा में धन जाता था। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुकी थी कॉलोनियल रूल के कारण, ब्रिटिश शासन के कारण। तो विकल्पों पे आओ तब इसमें देखोगे कि ए गलत है, यानी ए गलत है और आर सही है। तो इसमें सही क्या होगा? डी विकल्प सही होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत सिंसियरिटी से आपको समझना है। कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, तब चीजों को आप अच्छे से समझ पाएंगे और विकल्प सही लगा पाएंगे। कथन कारण के प्रश्नों में ये चीजें देखने को मिलती हैं। कुछ कुछ चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जैसे ये सीधे सीधे अगर आप मॉडर्न इंडिया की समझ रखते हैं तो आप देखेंगे कि व्यापार संतुलन अनुकूल था। तो अनुकूल कहां से हो गया? सारा धन तो बाहर जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। हमारे देश में तो अविकास का विकास हो रहा है। बजट क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
आए। ए हेक्टर मिनर बक्सर का युद्ध, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, सी लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब इनके विकल्पों में आप जाएंगे तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तो ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में शुरू होता है, एक तरह से देखो आप, इनके काल में शुरू होता है। और सारी चीजें सही, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अक्सर जीते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ और बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से 1816 में सुगौली की संधि हुई, सुगौली की संधि हुई। अमर सिंह थापा और इधर से जो है अंग्रेज थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, क्रोनोलॉजिकली भी इनको आप सेट कर सकते हैं कि कैसे 1764, 1816, 1799 और 1817। अब क्रोनोलॉजी अगर दिमाग में है तो क्रोनोलॉजी पे अगर आप सेट कर देते हो किसको, गवर्नर जनरल को, जैसे गवर्नर जनरल को आप सेट करोगे सारा सीक्वेंस में आ जाएगा, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, इजीली क्वेश्चन आप सही कर लोगे इसको। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। तो इसमें डी विकल्प सही है। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में एक लाइन और बोल देते हैं कि जैसे उसने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय प्राप्त की और मैसूर का शासक टीपू लड़ता हुआ मारा गया, वैसे उसने जमीन पर पैर पटका और कहा कि पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में। यानी इसको अब लगने लगा कि भारत में हमें चुनौती देने वाली शक्तियां जमींदोज हो चुकी हैं। मराठा मंडल को ऑलरेडी वो जान चुका था कि कैसे षड्यंत्रों का यहां जमावड़ा है, इस तरह से चीजों को समझ चुका था। अगला क्वेश्चन, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। सामान्यतः ऐसे क्वोटेशंस कोई तैयार नहीं करता, ईमानदारी की बात बताऊं आपको, प्रैक्टिकल बात बताऊं। हाँ, हो सकता है मेंस के दौरान किसी विश्लेषण के क्रम में आपने पढ़ लिया और आपके दिमाग में बैठ गया, तो अलग बात है। और ध्यान रखिए बच्चों, जो मैं कहता हूं कि आप ट्रेडिशनल एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करें तो चाहे जितनी ज्यादा मेरिट जाए आप प्रीलिम्स पास करेंगे। ट्रेडिशनल नहीं गलत होने चाहिए। ट्रेडिशनल गलत होने का मतलब है कि आपकी प्रिपरेशन कमजोर है, सही नहीं है, स्ट्रेटेजी सही नहीं है। इसलिए आपको इस ढंग से तैयार करना होगा कि परंपरागत जो भी प्रश्न आ रहे, ये सब प्रश्न ऐसे हैं कि इसको कोई तैयार नहीं करता। इज इट क्लियर? अब इसमें चूंकि अब एक क्वेश्चन आया है तो इसकी व्याख्या तो आपको मतलब करनी ही पड़ेगी, समझना ही पड़ेगा, हल करना ही पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखो विकल्पों में ए वारेन हेस्टिंग्स, जीबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव, हेनरी हुंडास, तो जीबी मैकाले है। मैकाले ने ये कमेंट किया था इसलिए कि उसने देखा कि कंपनी में सब कुछ असंगत इस वे में है कि रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी पर नियंत्रण तो शुरू किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया 84 में, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, फिर और तमाम तरह के सप्लीमेंट्री चेंजेज होने लगे। यानी कुछ फिक्स नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुछ कर रहे हैं, गवर्नर जनरल यहां माने या ना माने, गवर्नर जनरल की बात अन्य अधीनस्थ माने ना माने, अपने हिसाब से करें। आप देखो कि कैसे वारेन हेस्टिंग्स की बात को बंबई प्रेसिडेंसी ने नहीं माना, बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से कहा तो वारेन हेस्टिंग्स ने मान लिया। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध की मैं बात कर रहा हूं, जब सूरत संधि से शुरू हुआ। वैसे भी इनका नियंत्रण भी असंगत ही था, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल और इस जो अन्य प्रेसिडेंसियां थी, इनमें वो स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं था और अपने अपने हिसाब से चीजों को लोग देखते थे। इसीलिए मैकाले ने इस बात को कहा कि सब कुछ असंगत है।
इज इट क्लियर? अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? पावना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1894, कोल विद्रोह 1870। अब इसमें अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ये दोनों जो है, दोनों की क्रोनोलॉजी गलत है। सन्यासी विद्रोह तो 18वीं शताब्दी में हुआ था, इसको 19वीं शताब्दी में दे। आनंद मठ जो बंकिम चंद्र की रचना है वो सन्यासी विद्रोह के कथानक पर ही आधारित। कोल विद्रोह को 1800 इसने 70 कर दिया, जो पहले का है। तो अब इसमें इसीलिए सी और डी दोनों को माने कमीशन, दोनों को माना भी है, या दोनों को, इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर सकता है, लेकिन उसने मानकर सबको अंक दे दिया कि जो जो लोग सी और डी लगाए होंगे उनके सही है। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं, और वो विद्रोह सही ही है। इन सब विद्रोहों के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियोज में पूरा विश्लेषण कर चुके हैं, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जोरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय, सी महादेव गोविंद रानाडे और डी राज नारायण बसु। तो इसमें सही है बी राजा राम मोहन राय। बच्चों, इस अधिनियम का विरोध उन्होंने इसलिए किया कि इस जोरी अधिनियम में अलग अलग धर्मों के कानून लागू, इसलिए राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया। यानी एक तरह से देखिए तो राजा राम मोहन राय एक सेकुलर लॉ के पक्ष में थे, ताकि नेचुरल जस्टिस हो सके। लेकिन इसमें अंग्रेजों ने जो है अलग अलग धर्म के कानूनों को ला दिया, तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया कि नहीं, ये तो फिर जस्टिस डिनाई वाली बात हो गई, फिर न्याय कहां होगा। इस मामले में राजा राम मोहन राय का जो दृष्टिकोण था बहुत प्रगतिशील था। और जो विकल्प है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी समाज सुधारक ही थे। महादेव गोविंद रानडे, ये भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए एक नेता थे, और इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा बनाई, और बाद में ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीतियों का भी विश्लेषण किया, धन निकासी वगैरह को लेकर के, आर्थिक मुद्दे को लेकर के ये काफी सजग थे। इस तरह से भी इनको हम देख सकते हैं। राजनारायण बसु भी एक साधारण सैनिक थे। सैनिक का सेंस यहां की स्वतंत्रता आंदोलन के सैनिक। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ए नागपट्टनम चिनसुरा मछलीपट्टनम, बी सूरत भड़ौच आगरा, सी कोचीन अहमदाबाद पटना, डी उपर्युक्त सभी। अब इसमें डी सही है, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप पढ़े होंगे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। मछलीपट्टनम में स्थापित करने के बाद 1605 में फिर ये पुलिकट को मेन केंद्र बनाए, इनका नागपट्टनम भी केंद्र बन गया, भड़ौच सूरत आगरा भी गए, पटना के ही पास अगर आप देखो तो कासिम बाजार में इन्होंने एक रेशम चक्री उद्योग स्थापित किया था। रेशम चक्री उद्योग स्थापित किया था, और कहा जाता है कि यह पहला ऐसा उद्योग था जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे थे। और यही नहीं बच्चों, यहां का सिस्टम बिल्कुल आधुनिक उद्योग जैसा था। इस रूप में भी यह महत्वपूर्ण माना जाता कि कैसे जो है अच्छे रेशम के लिए इन्होंने ये काम किया। वैसे भी बच्चों आप जानते होंगे कि जो डच कंपनी थी जिसकी स्थापना 1602 में हुई, 1605 में पहली बार कंपनी भारत में मछलीपट्टनम अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डच ही हैं जिन्होंने भारतीय वस्त्रों पर या वस्तुओं पर निर्यात शुल्क बहुत, यानी कस्टम ड्यूटी बहुत कम लगाई। बड़ा एक तरह से बहुत अच्छा था भारतीयों के लिए। इसके अलावा डचों की जो खास बात है वो ये है कि डच लोग भारत से कपड़े ले जाते थे,
और कपड़ों को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय भी इनको आप दे सकते हैं। ये कपड़े ले जाकर के स्पाइसलैंड यानी दक्षिण पूर्व एशिया में एक्सचेंज करते थे और उसके बाद वहां से मसाला प्राप्त करते थे, फिर लेकर अपने देश जाते थे, बेच देते थे। तो इस तरह से 3 सेंटर आ गए व्यापार वाणिज्य में। भारत आ गया, इंडोनेशिया मतलब दक्षिण पूर्व एशिया आ गया, और फिर उनका नीदरलैंड, डच आ गए, हॉलैंड आ गया। तो इस तरह से ये व्यापार वाणिज्य करते रहे और बेदारा की लड़ाई में अंत में 1759 में अंग्रेजों ने इनको हरा दिया। फिर यहां से चले ही गए एक तरह से। इज इट क्लियर? तो इसमें सभी जगह पर इन्होंने स्थापित किया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ए जिन्ना, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। अब इन विकल्पों में अगर आप देखो तो ए जिन्ना और अबुल कलाम आजाद इन दोनों ने समर्थन एक तरह से किया था। स्वराज जो पार्टी है बच्चों, इसकी स्थापना 1923 में, आज प्रयागराज जिसे कहते उस समय इलाहाबाद कहते थे, वहां स्थापना हुई थी स्वराज पार्टी की। इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे। ये वही चित्तरंजन दास हैं जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे, और महासचिव इसके मोतीलाल नेहरू थे। ये पार्टी जो थी, इसका ये मानना था कि जब गांधी ने असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया, तो आंदोलन में एक जो निरंतरता होनी चाहिए वो ब्रेक हुई, एकाएक आंदोलन वापस ले लिया गया। आप देखो कि कैसे तमाम तरह की बातें हुई हैं, आंदोलन को वापस लिया गया जब, तो सुभाष चंद्र बोस भी, मोतीलाल नेहरू भी, जवाहरलाल नेहरू भी और बहुत सारे नेताओं ने कमेंट भी किया था, आक्रोश भी व्यक्त किया था। मोतीलाल नेहरू ने तो कहा था कि केरल के किसी गांव में घटी किसी घटना की सजा हिमालय की किसी गांव को क्यों मिलनी चाहिए। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब जनता में उत्साह चरम पर हो तो आंदोलन को वापस ले लेना किसी राजद्रोह, राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। यानी इस तरह से क्रिटिक किया था। बट जो भी हो, इन लोगों ने यह निर्णय लिया कि आंदोलन को हम कंटिन्यू रखें और इसके लिए हम लोग विधायिका में आंदोलन को ले जाएं, यानी हम चुनाव में भाग ले। कारण 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में उत्तरदायी सरकार शुरू हुई, प्रांतीय चुनाव हुए। चुनाव में फिर इन लोगों को अच्छा रहा कि मध्य प्रांत में बहुमत मिला, बंगाल में लगभग बहुत अच्छा किया इन्होंने, अन्य जगह में ठीक ठाक था। तो इन लोगों का यह मानना था, यानी स्वराज दल को, ये थी कांग्रेस के अंदर ही, ध्यान रखेंगे आप, ये कांग्रेस के अंदर ही रह करके गांधीवादी आंदोलन के वापस होने के कारण जो एक रिक्तता पैदा हुई थी, डिसकंटिन्यूटी जो आ गई थी, उसको कंटिन्यू करने के लिए विधायिका में प्रवेश के पक्षधर थे कि हम विधायिका में जाएं, अंग्रेजी नीतियों को बेनकाब करें, विरोध करें और उनकी वास्तविक नीति, नियत, नेतृत्व का पर्दाफाश करें कि इनकी नीति कैसी है। तो ये काम इन लोगों का करना था। शुरू में क्या है कि जैसे ये सब लोग ये नो चेंजर्स में थे, इनमें आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी शामिल कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग प्रो चेंजर्स थे जो चेंज चाहते थे। और बाद में आप देखते हैं कि 1924 में जब गांधी को जेल से रिहा कर दिया गया तो गांधी और दास पैक्ट हुआ, सीआर दास और गांधी के बीच एक पैक्ट हुआ। बाद में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गांधी जी को प्रमुख भी बनाया गया, उन्होंने शुरू भी किया काम। लेकिन ये पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, कारण कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई। तो चूंकि दो गुट बन गया था, प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स का,
तो प्रो चेंजर्स में यानी जो लोग स्वराज दल का समर्थन करे तो उसमें ये दो नेता भी थे कि सही बात है भाई, अगर आंदोलन को विधायिका में ले जाया जा रहा है तो ले जाया जाए और वहां ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए। इसके मूल में एक कारण यह भी है बच्चों कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन की सत्ता के द्वारा तुर्की के खलीफा को अपमानित करने से पूरा इस्लामिक जगत ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट हो गए थे। यही कारण है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग या हिंदू नेता और मुस्लिम नेताओं के बीच दूरियां घटी, बर्फ पिघली, एक तरह से आप कह सकते हो, रिलेशंस और मधुर होने शुरू हुई। उसी क्रम में कुछ सकारात्मक चेंज की बात स्वराज दल ने अपने दृष्टिकोण से जो की तो उसका इन लोगों ने समर्थन किया। चूंकि इन दोनों ने किया था इसलिए अब कमीशन इन दोनों को मानेगा। अब जो दोनों लगाए होंगे उनको आप मिल जाएगा। तो इस तरह से इनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? यानी ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा बेस्ड क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। ए 1902, बी 1903, सी 1904, डी 1905 और यही सही है। नाम ही है भारत सेवक मंडल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा गठित संस्था थी और इसका जो है सामाजिक सुधार और लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करना, यही इसका काम था। ये नाम में ही इसका अर्थ पूरा छुपा हुआ। तो इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? विकल्पों पे आए। ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1942। तो इसमें डी 1942। बच्चों मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर में जो जातीय सरकार की स्थापना हुई थी, ये स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी। और यही नहीं, और सरकारें भी गठित हुई, जैसे बलिया और गाजीपुर में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, और महाराष्ट्र के सतारा में अगर आप देखो तो नाना पाटिल और एस बी चौहान के नेतृत्व में सरकार गठित हुई थी, और मिदनापुर में जातीय सरकार गठित हुई थी। तो 3 सरकारें गठित हुई थी। सतारा वाली सरकार जो है वो काफी दीर्घजीवी रहे, 1945 तक चली थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, क्योंकि गांधी ने इस आंदोलन के दौरान एक नारा दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो का जो ये नारा है बच्चों, इसमें लोगों ने अपने को आजाद मान करके जो जहां जैसी सत्ता स्थापित कर सकता था किया। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे चित्तू पांडे ने बलिया में सरकार का गठन किया और सतारा में नाना पाटिल एस बी चौहान के नेतृत्व में सरकार गठित हुई। बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना हुई मिदनापुर में। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में चूंकि गांधी ने कहा था कि हम सब भारतीय अपने को आजाद माने और इस आजादी के लिए हम आंदोलन करेंगे, इसके लिए अगर मुझे मरना पड़े तो हम मरेंगे, या तो हम आजाद हो जाएंगे या आजादी के लिए मर जाएंगे, लेकिन अब हम गुलामी में नहीं जिएंगे। इस मंत्र का बहुत असर पड़ा। यद्यपि आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के 8 अगस्त 1942 को जो ग्वालियर टैंक मैदान पर गांधी ने भाषण दिया था, उस भाषण का जबरदस्त असर हुआ था। लेकिन 9 अगस्त की अर्ली मॉर्निंग में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। गांधी को आगा खपाल, इसमें सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के एक जेल में डाल दिया गया, पटना के जेल में राजेंद्र प्रसाद को, हजारीबाग के जेल में जयप्रकाश नारायण को। इस तरह से बाद में जयप्रकाश नारायण दीवार फांदकर भाग निकले, भूमिगत होकर आंदोलन को संचालित किए। राम मनोहर लोहिया लगातार रेडियो पर बोलते रहे। अरुणा असफ अली रोज नई गाड़ी से
जो है जगह जगह लोगों को करती थी। चूंकि बड़े नेता गिरफ्तार हो गए तो एक तरह से ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन गांधीवादी आंदोलन चूंकि 1920 से ही चल रहा था तो 22 साल लगभग कमोबेश हो गया, आंदोलन जवान हो चुका, इसलिए जनता भिज्ञ हो चुकी थी। यद्यपि यह आंदोलन या ये सरकारें जो थी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 1944-45 तक पहुंचते पहुंचते समाप्त सा हो गया। बट 1945 में सेकंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो गई, अंतरराष्ट्रीय राजनीति चेंज हो गई। पहले की जो शक्तियां थी, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, ये सारी शक्तियां बहुत कमजोर हो गई। सुदूर पश्चिम में यूएसए आ गया और सुदूर पूर्व में यूएसएसआर आ गया और वैश्विक राजनीति का परिदृश्य बदल गया। ऐसी स्थिति में अंत में हुआ ये कि वैश्विक व्यक्तित्व जो भी थे वो कहने लगे कि राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया जाए, बहुत सारे राष्ट्रों को आजाद किया जाए। फिर एक कारण यह भी माना जाता है कि ब्रिटेन में अब वो क्षमता, वो पावर नहीं रही, और जिनके सहयोग से भारत में ये शासन कर रहे थे, चाहे वो सेना हो, पुलिस हो, नागरिक प्रशासन हो या अन्य जो कर्मचारी हो, सब में एक तरह से ब्रिटिश सत्ता के प्रति आक्रोश पैदा हो चुका था। यही गांधी के जन आंदोलन की उपलब्धि थी। तो अंत में फिर 2 साल बाद ही आप देखिए कि आजादी देश को मिल गई। इस तरह से इनको हम देख सकते हैं। अजय क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? यहां भी क्रोनोलॉजी की बात आ गई। अगर आप देखो तो INA मुकदमा, ए विकल्प, बी लाहौर षड्यंत्र, सी मेरठ षड्यंत्र और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनमें है मेरठ षड्यंत्र केस। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये केस 1929 में आता है और इसमें लगभग 31 जो साम्यवादी थे या कम्युनिस्ट जो आंदोलनकारी थे, उनको सजा जो है इसके तहत हुई थी। तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ था, वैश्विक स्तर पर विरोध हुआ था। तो ये लोग जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां, चाहे आइंस्टीन हो, H.G. वेल्स हो, हेराल्ड लास्की हो, रूजवेल्ट तो राष्ट्रपति अमेरिका का था, हेराल्ड लास्की बहुत बड़े विचारक थे, H.G. वेल्स भी जो है विचारक थे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन को कौन नहीं जानता। तो कुल मिला के ये लोग जो है सहानुभूति व्यक्त किए थे कि भाई इतने लोगों को एक साथ कैसे सजा, और वो भी किस आधार पर दिया जाए। यहाँ ये भी आप जानते हैं कि साम्यवादी या कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत तेजी से फैल भी रही थी। 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। 1917 में जब बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, तो वहां से साम्यवादी विचारधारा हर जगह फैलने लगी। हिडन मैन के सहयोग से भारत में भी साम्यवादी विचारधारा, बाद में फिलिप स्ट्रिड, हचिंसन और ब्रैडले वगैरह आए साम्यवादी विचारधारा की शिक्षा देने भारत में। इन सब पर भी मुकदमा चलाया गया। तो इस तरह से ये मामला काफी हाईलाइट हो गया था और इन लोगों ने भी थोड़ी सहानुभूति व्यक्त की थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, किसने इस घटना को वैश्विक संदर्भ दे दिया। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। नंबर 1, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी खेड़ा किसान आंदोलन, बी अहमदाबाद मिल हड़ताल। अब अगर आप देखो तो रॉलेट एक्ट ये 1919, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा किसान 1918, अहमदाबाद ये भी 1918, लेकिन ये पहले है, दो कुछ महीने बाद है ये। अब इसको सीक्वेंस में लगाना है तो सबसे पहले 2 ही ले लीजिए, 2 ले लिए, 2 के बाद 4 ले लीजिए क्योंकि अहमदाबाद है,
फिर 3 ले लीजिए और लास्ट में ए ले लीजिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए विकल्प सही है, इसमें ए विकल्प सही है। अब इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करें। बेटा रोलट एक्ट इसलिए आया कि 1915 में भारतीय सुरक्षा कानून की अवधि समाप्त हो गई। क्लियर? अब एक कानून की जरूरत पड़ी। चूंकि इस दौरान भी क्रांतिकारी गतिविधियां जारी थी, तो सिडनी रोलट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी ने 1918 में अपनी रिपोर्ट पेश की। 1919 फरवरी में इस चीज को घोषित किया गया कि अब लागू किया जाएगा। ये जैसे ये डिक्लेयर हुआ कि रोलट एक्ट लागू कर दिया जाएगा और इस एक्ट में ना वकील, ना अपील, ना दलील। कहा जाता है कि इस एक्ट को, जिसे हम काला कानून भी कहते हैं, इसने सहयोगी गांधी को असहयोगी बना दिया। आप जानते हैं बच्चों कि गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, साबरमती आश्रम की स्थापना की, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन का सहयोग किए, और यह सहयोग उनकी जो सत्याग्रह की अवधारणा है उसका एक अनिवार्य अंग था। लोगों से अपील की सेना में भर्ती होने की, इसलिए सेना में भर्ती कराने वाले सार्जेंट के रूप में भी जाने गए। कैसर हिंद की इनको उपाधि भी दी गई। लेकिन रोलट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह की बात की, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। इसी दौरान आप देखो कि कैसे फिर डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके विरोध में जलियांवाला बाग कांड हुआ, इसकी निंदा की गई, सभी उपाधियां वापस कर दिया भारतीयों ने, ज्यादातर लोगों ने। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह पहला है इनका, किसान सत्याग्रह। कैसे तिनकटिया पद्धति के विरोध में गांधी गए और वहां अंत में तिनकटिया पद्धति को समाप्त करवाए। भारत में सत्याग्रह की पहली लड़ाई गांधी ने जीता और इसी जीत में उन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। फिर खेड़ा किसान, ये भी गुजरात में ही है। इसके पहले अहमदाबाद मिल में गए, वो कैसे मजदूरों को बोनस दिलवाए। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की बात किया पहली बार इन्होंने अहमदाबाद में ही। खेड़ा में भी फसलें बर्बाद हो गई थी, फिर भी अंग्रेजी सरकार लगान वसूलने पर आमादा थी। गांधी वहां पहुंचे, किसानों के पक्ष में बोले। बाद में सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया कि जो लोग दे सकते हैं लगान उन्हीं से वसूला जाए। फिर गांधी ने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है भाई, जो देने में सक्षम वो दे, लेकिन फसल बर्बाद हुई है तो सामान्य रूप में आप लगान नहीं ले सकते। चूंकि सरकार को लगने लगा कि फालतू बखेड़ा करने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए मान लो और अंत में जो है मान लिए। तो ये सभी तरह से, एक तरह से देखो तो ये 3 आंदोलनों ने, जिसमें 2 किसान, 1 मजदूर, इससे आंदोलन, गांधी ने अपने जन आंदोलन का बेस तैयार, मेंस ओरिएंटेड हो जाएगा। थोड़ा और एनालिसिस अगर करेंगे तो फिलहाल इसको यहीं तक देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।